अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उसका एक जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक बीमारी है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट इसको टीबी कहा जाता है और मतलब इसके कई नाम हैं। तबदिक भी इसको कहा जाता है, हिस्ट्री में इसको वाइट प्लेग भी कहा गया है, वाइट डेथ भी कहा गया है, कंजम्पशन भी कहा गया, तो बहुत सारे इसके नाम है। लेकिन प्रॉपर जो नाम है वो है ट्यूबरकुलोसिस। या फिर अगर वो लंग्स में हो रहा है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी हवाले से देख रहे थे चीज़ों को, तो जो लंग्स में होता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, या इन शॉर्ट टीबी। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो एक बीमारी है, कौन सी वाली? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी। अब नाम और ये जो बीमारी है हर किसी ने सुनी होती है, टीबी का हर किसी का वो अंदाजा हो गया, कहीं ना कहीं नाम और ये बीमारी जो है वो देखी होती है। पल्मोनरी टीबी में ज़्यादातर वही हमारे पास सिम्टम्स होते हैं जो कि खांसी और बुखार और वीकनेस और इससे रिलेटेड है। तो जो टीबी है उसके भी सिम्टम्स तकरीबन यही है, कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन टीबी को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये फैटल हो सकती है, और इवन ये बहुत ज़्यादा फैटल भी थी हिस्ट्री में। अभी तो बहुत कम इसकी वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ में टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात, मतलब बहुत बंदे जो हैं वो मरे हुए हैं। इवन अगर हम 2020 को ही देखते हैं, ये कोरोना वाला जो सीज़न चल रहा था, तो उसमें भी उस साल तकरीबन 10 मिलियन जो लोग थे अक्रॉस द ग्लोब वो हमारे पास इन्फेक्टेड थे टीबी की वजह से, और तकरीबन 1.5 मिलियन जो लोग थे वो मर गए थे। और ये 1.5 मिलियन का मतलब क्या है कि ये कोविड-19 जो हम अभी अभी गुजरा है, जिस दौर को सब ने देखा हुआ है, तो उसमें ये सेकंड लीडिंग डिजीज थी डेथ के हवाले से। कि सबसे पहले कोरोना ने बहुत ज्यादा मारा था और उसके बाद टीबी ने जो है वो सेकंड लीडिंग, मतलब 1.5 मिलियन जो लोग थे वो डेथ उनकी हो गई थी। तो ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। तो चलो शुरू करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो है क्या चीज़, इसके सिम्टम्स क्या हैं, काजेज क्या हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, डायग्नोस्टिक जो मेजर्स हैं वो क्या हैं, तो वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, सो व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? पल्मोनरी का तो मतलब पता है ना कि वो लंग्स से ही रिलेटेड है। सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स से ही रिलेटेड, अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ लंग्स में ही हो, लेकिन पल्मोनरी जो है वो लंग्स से ही रिलेटेड है। सो व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस एज टीबी इज एन इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस, ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है वो अभी निकलेंगे। इसके बारे में जितने भी हमें पता चलेगा वो इन चार बातों से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो, हम अगर कहें कि व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज। चार बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस मतलब ये इन्फेक्ट किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ये फैल रही है। ठीक है, तो वो हमें आगे पता चल भी गया कि बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी लगती है। फिर कॉन्टेजियस है, क्या है हमारे पास? कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होगा? कॉन्टेजियस का मतलब होगा हमारे पास कम्युनिकेबल। क्या है हमारे पास? ये कम्युनिकेबल है। अब व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? कम्युनिकेबल कौन सी डिजीजेस होती हैं? ऐसी बीमारियां जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती हैं, उन बीमारियों को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। उनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि कोरोना था हमारे पास, कोविड-19, तो वो भी एक बंदे से दूसरे बंदे को उसके लगने के चांसेस थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो टीबी है वो भी हमारे पास कम्युनिकेबल है या फिर कॉन्टेजियस है। अब वो एक्टिव फेज में कॉन्टेजियस होता है, ना कि लेटेंट फेज में, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या है? वो कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉन्टेजियस है। अगर एक पेशेंट है तो उसके साथ आगे पीछे अगर कोई रहने वाला बंदा है तो उसको भी टीबी जो है वो हो सकती है, उसको भी जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो सकता है। सो कंटेजियस मतलब कम्युनिकेबल। क्या है हमारे पास? कम्युनिकेबल। अगर ये कम्युनिकेबल है तो कैसे कम्युनिकेबल है? थ्रू एयर, थ्रू
एयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है एयर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, दूसरे इंसान को लग सकती है। और ड्रॉपलेट्स भी कितने, मतलब 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे से हमारे पास ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब सीन क्या है कि जब जिस इंसान को भी टीबी होता है, अगर वो इंसान छींकता है, मतलब स्नीजिंग करता है, या वो बोल रहा होता है, या उसको खांसी लगी है, कफिंग है, ऐसा कोई भी सीन हो जिसमें उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकले, जो हमारे पास क्या है सलाइवा के, या जो भी हमारे पास गले के अंदर अगर उसको इन्फेक्शन है तो उससे अगर कोई ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो उस ड्रॉपलेट्स में हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर वो बैक्टीरिया फिर किसी और इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं, क्योंकि एयर के थ्रू है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए मेनली हमारे पास ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो उसकी वजह से ये जो टीबी है ये कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करेगी थ्रू एयर, इस वजह से ये क्या है हमारे पास कम्युनिकेबल है। ये क्या हमारे पास है कम्युनिकेबल, ठीक हो गया। तो एक तो हो गई हमारे पास कि कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब हमें पता चल गया किस फॉर्म में होती है, इसका मतलब क्या है, वो सारी बातें भी हो गई। उसके बाद एक और फैक्ट याद आया कि ये जो अगर बिल फर्ज एक टीबी का पेशेंट है और वो स्नीज करता है, एक छींक मारता है, क्या करता है, एक छींक मारता है, तो उसके एक छींक में तकरीबन हमारे पास 40,000 ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या है हमारे पास 40,000 ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये इतने, मतलब एक ही छींक के अंदर अगर इतने सारे ड्रॉपलेट्स हों तो 5-10 बैक्टीरिया बहुत होते हैं टीबी कॉज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से कॉन्टेजियस। दूसरी बात क्या है, क्रॉनिक है। दूसरी बात क्या है हमारे पास, क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब ये कोई एक्यूट टाइप नहीं है कि हफ्ता 2 हफ्ता तो मैं खांसी और बुखार ये चीजें होंगी उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर टीबी हो जाए तो वो फिर लंबे अरसे के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, लंबे अरसे के लिए। क्रॉनिक लंबे अरसे में, इसके भी हमारे पास टीबी के फिर 2 तरह के टाइप्स बनेगी, याद रखना। टीबी की कितनी टाइप्स बनेगी, 2 तरह की टाइप्स। एक टाइप होती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या होती है हमारे पास, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी हमारे पास होती है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, या इसको बोलते हैं एलबी, क्या है, लेटेंट ट्यूबर, एलटीबीआई हमारे पास। हाँ, लेटेंट जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस होता है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। एक एक्टिव है, एक लेटेंट है। लेटेंट का मतलब क्या होगा कि बिल फर्ज टीबी जो है, जो टीबी का हमारे पास बैक्टीरिया है, अभी हम नाम डिस्कस करेंगे, वो बैक्टीरिया अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है तो हमारा जो अगर इम्यून सिस्टम वो काफी स्ट्रांग है, क्या है, काफी स्ट्रांग है, तो वो इस टीबी के जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसको इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद उसके गिर कैप्सूल सा बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें टीबी नहीं होती, लेकिन लेटेंट फेज में हमारे पास कोई सिम्टम्स जो टीबी के हैं वो हमारे पास शो नहीं होते, और इस तरीके से ये सालों साल वो डर्मेंट स्टेज में हमारे पास बैक्टीरिया उसके अंदर पड़ा होता है, हमारी बॉडी के अंदर पड़ा होता है। तो टीबी के उस फेज को बोलते हैं लेटेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट फेज बोलते हैं। तो लेटेंट फेज में याद रखना जो टीबी है वो कंटेजियस नहीं है, ठीक है। लेटेंट फेज में जब हमारे पास इसके सिम्टम शो नहीं हुए, कोई बीमारी जो कि उसके सिम्टम शो ही नहीं हुए, जबकि ये बॉडी के अंदर रह रहा है, डोर्मेंट स्टेज में है, तो उस वक्त हमारे पास जो टीबी है वो कंटेजियस नहीं होती, कम्युनिकेबल नहीं होती। कम्युनिकेबल कब होती है कि जब हमारे पास वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो हमारे एल्वेलाई को फाड़ देते हैं, तो उसके बाद वो बैक्टीरिया फैल जाते हैं और इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया हर जगह फैल जाता है। तो उस फेज को हम बोलते हैं एक्टिव फेज। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज के दौरान फिर हमारे पास जो टीबी है वो कम्युनिकेबल हो जाती है, वो कंटेजियस हो जाती है, वो किसी दूसरे इंसान को लग सकती है, ठीक हो गया। तो ये क्रॉनिक के हवाले से बता दी कि इसके 2 फेज हो सकते हैं, एक्टिव फेज जिसमें कंटेजियस हो जाती है टीबी, हमारे पास सिम्टम शो हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये सारा सीन होता है। जबकि अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 70 to 80% हमारे पास पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टीबी तो होती है लेकिन उनको सिम्टम शो नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो लेटेंट फेज में होते हैं। अब लेटेंट फेज का मतलब क्या है कि वो टीबी का जो उसके पास बैक्टीरिया तो है लेकिन अभी वो प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ। जब वो प्रॉपर एक्टिव हो जाते तो फिर वो एक्टिव फेज में चले जाते हैं और उसके बाद डेथ। अगर इसकी ये भी बात बता दूं कि लेटेंट को भी अगर ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, क्योंकि जब ये फटेगा तो फिर एक ही बार फटेगा और इंसान को अपने साथ
ले जाएगा, मार देगा उसको। तो इसको भी डायग्नोसिस जो है वो उसकी हो सकती है कि वो लेटेंट फेज में या एक्टिव फेज में हो। डायग्नोसिस जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये 2 स्टेजेस थे टीबी के। उसके बाद हमने कहा कि कॉन्टेजियस है, ये भी पता चल गया। क्रोनिक है, क्रोनिक भी एक्टिव या लेटेंट दोनों हो गए। उसके बाद ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज ये इसका काज है कि टीबी जो है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस, वो किस वजह से काज होता है? वो हमारे पास होता है बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास, बड़ा ही प्यारा नाम है, याद रखो, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक हो गया? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को काज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूं तो ये हमारे पास होता है नॉन मोटाइल, मतलब इसके साथ कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं लगे होंगे, नॉन मोटाइल है। उसके बाद ये हमारे पास बैसिलस है। बैसिलस का मतलब क्या है? कि हमारे पास रॉड शेप के होंगे, उस ग्रुप से है। शेप इसकी किस तरह की होगी? रॉड शेप की होगी। ठीक है, इस तरह के हमारे पास ये बैक्टीरिया होते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास नॉन मोटाइल है, बैसिलस है, ज्यादा हो तो बैसिला इसको कहते हैं। तीसरी बात क्या है हमारे पास? कि इनका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत स्लो है। जनरेशन टाइम मतलब जिस टाइम में ये 1 से 2 हो जाते हैं, खुद को रीजनरेट करते हैं, तो वो हमारे पास कितना है? 16 to 20 आवर्स, 16 से 20 घंटे में हमारे पास एक बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाते हैं। हालांकि बाकी बैक्टीरिया बहुत जल्दी हमारे पास ग्रो करते हैं, जैसे कि एशेरिकिया कोलाई है, वो 15 से 20 मिनट में डबल हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास 16 से 20 घंटे लेता है खुद को डबल करने के लिए। तो इसकी वजह से इसका जो जनरेशन टाइम है वो हमारे पास जो ग्रोथ है वो स्लो प्रोसेस है। वो क्या हमारे पास है? स्लो प्रोसेस है। तो टीबी इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉन्टेजियस है, क्रोनिक है, और उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया उसको काज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैसिलाई है, एक रॉड शेप है, नॉन मोटाइल है, मतलब इसके साथ कोई फ्लैजिला नहीं होता है। तो अगर ये कहीं पर पड़े हुए तो खुद से कहीं नहीं जा सकते, बल्कि अगर वो ब्लड में शामिल हो जाए तो ब्लड जहां जाएगा वहां पर ये भी चले जाएंगे, या हवा में शामिल हो जाए तो उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन खुद से ये मोटाइल नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया का नाम है जो कि काज करता है हमारे पास टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल से कि ये टीबी जो है वो किस तरह की बीमारी है, किस स्टेजेस में हो सकती है, और उसके बाद कौन इसको काज करे, इसकी छोटी छोटी सी बातें हो गई। अब हम प्रॉपर समझेंगे कि पहले ये टीबी जो है अपना काम, मतलब ये जो माइकोबैक्टीरियम है वो अपना काम कैसे करता है, वो एंट्री जब ले ले तो उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद हमारी बॉडी इसको कैसे कॉप करती है, इस चीज को समझेंगे। तो उसके बाद फिर उसके काजेस तो हमें समझ आ गई, ट्रीटमेंट और हमारे पास सिम्टम्स और इन चीजों को देख लेंगे। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये हमारे पास है कि बिलफर्स, इसको मैं मिटा रहा हूं अब। बिलफर्स हमारे पास ये जो माइकोबैक्टीरियम है, ये बिलफर्स हमारे नाक में आ गए हैं, कहीं से भी आ गए हमारे पास ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर होगी। तो ये यहाँ से आते 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 ये आएंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स में आएंगे, फिर ये हमारे पास ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में आते 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 ये आप पहुंच जाएंगे एल्वोलाई में। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर पहुंच जाते हैं। सो जब ये एल्वोलाई के अंदर पहुंचते हैं तो लाजमी बात है ये बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, पैथोजन है, बीमारी काज करेगा, तो एक फॉरेन पार्टिकल है। तो अगर रिकॉल करते हैं हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर, तो हमारा जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो क्या करता है? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को फिर पहले कौन देखता है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम देखता है कि वो बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। तो यहां पर भी जब ये बैक्टीरिया एल्वोलाई में पहुंच जाता है, तो एल्वोलाई में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, कौन से? इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं, वो उस पे अटैक करते हैं। जब उस पे अटैक करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको तो इसने क्रॉस कर लिया, एल्वोलाई तक पहुंच जाए, तो उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में अगर हम देखते हैं तो जो हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, या जो हमारे पास टी सेल्स वगैरह हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो किसी फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं उसको कि यार ये तो फॉरेन पार्टिकल है, उस पर अटैक कर लेते हैं और उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो यही सीन हमारे पास
होने वाला है इस माइकोबैक्टीरियम के साथ। ये माइकोबैक्टीरियम हमारे लंग्स तक बिलफर्ज पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, किसी ने कम्युनिकेबल डिजीज थी तो कहीं से भी आ गया, लेकिन हमारे लंग्स तक पहुंचाया। जब ये लंग्स तक आता है तो अब एल्वोलाई के अंदर होता क्या है बिलफर्ज, हमारे पास है ये क्या थे, ये हमारे पास एक क्या था, हमारे पास एक माइकोबैक्टीरियम है। क्या है? हमारे पास जो बैक्टीरिया है जो किसको काज करेगा। तो इस माइकोबैक्टीरियम के गिर्द हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, कौन से वाले, कौन से वाले? मैक्रोफेजेस। कौन से वाले हैं? मैक्रोफेजेस। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो इस ट्यूबरकुलोसिस के जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसको इनगल्फ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। अब जितने भी बैक्टीरिया उनको एक क्या कर लेते हैं, ये इनगल्फ सा कर लेते हैं। तो अब जब ये इनगल्फ होगा बिलफर्ज ये माइक्रोफेजेस था, मैक्रोफेज था हमारा जो इम्यूनिटी का सेल है, और उसके अंदर हमारे पास ये बैक्टीरिया आ गया। अब जब ये बैक्टीरिया अंदर आता है तो आम हालात में क्या होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी बॉडी में और मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ कर लेते हैं, तो इनगल्फ करने के बाद क्या होंगे कि वो मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोसोम छोड़ेंगे। क्या करेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने पहले भी देखा हुआ था कि लाइसोसोम जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम वाले कुछ क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहां पर भी जब ये बैक्टीरिया आता है तो इस बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोसोम को, ये बैक्टीरिया नहीं करो, कोई आम हालात में लाइसोसोम उस फॉरेन पार्टिकल को फाड़ देते हैं, उसको काट देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये माइकोबैक्टीरिया जो है हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी वाला बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि उन मैकेनिज्म्स की वजह से जो लाइसोसोम्स हैं वो इन पे अटैक नहीं कर सकते, इन बैक्टीरिया पे वो अटैक नहीं कर सकते। या दूसरे लफ्जों में बोले तो जो फैगोलाइसोसोम्स का क्या है, जो फैगोलाइसोसोम्स बॉडीज बनती हैं उनकी फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। कौन ब्लॉक करते हैं? हमारे पास यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब लाइसोसोम्स इनको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो तो अपने जो उनका जो तरीकाकार था मैक्रोफेजेस का वो तो अब अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये माइक्रोफेजेस जो है, जो मैक्रोफेजेस हैं, वो बाकी हमारे पास जो इम्यूनिटी, जो स्ट्रांग इम्यूनिटी है, जो टी सेल्स हैं, टी सेल लिम्फोसाइट्स हैं, या जो किलर सेल्स हैं, या जितने भी उनके बाकी मैकेनिज्म, उनको भी बुलावा देता है। कई हमारे पास यहाँ पे इंटरल्यूकन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और उन इंटरल्यूकन्स की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो उस जगह पे, उस लोकल हमारे पास इन्फ्लेमेशन पे, जब इंटरल्यूकन रिलीज होगा तो यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो जगह पे बाकी बॉडी को पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई मसला है, तो बाकी जो हमारे पास स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, जो टी सेल्स हैं हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो वहां पे आएंगे, वो उसको मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मार नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बन जाता है एक बहुत बड़ा मसला, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, गोल सा हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है, एक साख्त बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोमा। क्या बोलते हैं हम? ग्रैन्युलोमा बोलते हैं। मतलब ये, इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि ये हमारे पास बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया के गिर्द हमारे पास पहले मैक्रोफेजेस आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी लिम्फोसाइट्स और इम्यूनिटी वालों को बुलाना शुरू कर दिया, तो वो भी इधर आ गए, लेकिन उनसे भी कुछ काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है इस लोब का, चाहे वो मिडिल लोब में हो सकता है, लोअर लोब में हो सकता है, अपर लोब में हो सकता है, लेकिन होगा। तो वहां पे इस तरह के एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोमा। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रैन्युलोमा। तो जब इससे वो काम जो है वो हमारे पास, वो बैक्टीरिया उससे मारा नहीं जाता, तो क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, ये जो एल्वुलाई के अंदर जो सेल्स हैं जो कि हमारे पास इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होंगे, वो बॉडी सेल्स इन हमारे पास क्या है, इन इस टिश्यू के गिर्द या इस स्ट्रक्चर के गिर्द एक कैप्सूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक कैप्सूल सा बना लेते हैं और इसको बाकी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो बैक्टीरिया इसके अंदर रह जाता है, अपने कुछ सेल्स भी अंदर रह जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कैप्सूल है, इस कैप्सूल की वजह से बाकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, इसको हम बाकी सिस्टम से अलग रखना शुरू कर देते हैं। तो इस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं हम?
ट्यूबरकल या फिर ग्रैनुलोमा। तो अब ये जो ट्यूबरकल है जिसके गिर अब कैप्सूल है, इसकी वजह से ये आइसोलेटेड है। तो जब तक बैक्टीरिया इस फॉर्म में है, क्या है हमारे पास, जब तक बैक्टीरिया इस फॉर्म में है, जो माइक्रोबैक्टीरियम है वो इसी फॉर्म में है, तब तक ये हमारे पास पेशेंट जो लेटेंट फेज में होता है। टीबी हमारे पास लेटेंट फेज में होती है, वो कॉन्टेजियस भी नहीं होती और उसके कोई सिम्टम शो भी नहीं हो रहे होते जब तक वो इस फॉर्म में हमारे पास रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो करना ज्यादा शुरू कर दे और ये हमारे पास ट्यूबरकल बस्ट कर जाए, क्या कर जाए, बस्ट कर जाए, मतलब ये फट जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये आगे पीछे फैल जाएंगे, बाकी एल्वोलाई के गिर भी चले जाएंगे, जितने भी आगे वो पीछे एल्वोलाई थे या फिर ब्लड में शामिल होकर कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे पार्ट्स में जाना शुरू कर देते हैं, वहां पर भी ये सीन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तब वो हमारे पास जो टीबी है वो एक्टिव फेज में चली जाती है। तब वहां पे जाके हमारा जो एल्वोलाई है वो बस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो फटना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, फटना शुरू कर देते हैं, और उनकी जगह हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होती है इनइलास्टिक, मतलब उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इन एल्वोलाई की जगह बनना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो लंग्स के अंदर है टीबी काज हो जाती है। और इसको हम जो है वो फिर डायग्नोज कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे के जरिए कि ये चीज जो है वो बनी हुई है या नहीं है। तो इस तरीके से सारा जो सीन है वो एक एल्वोलाई दूसरे एल्वोलाई पूरे लंग्स को, और इस तरह अगर फैल जाइए तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ना, यहां से ये फैल के दूसरे ऑर्गन्स को भी हमारे पास इफेक्ट कर सकते हैं। कौन से, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ये हमारे पास लिम्फ नोड्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स है उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, इवन जो यूरोजेनेटल है, जो हमारे पास जेनेटो और यूरिनरी सिस्टम वाले जो सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये बाकी बॉडी में फैल सकता है। अब जो हमारे पास एक्टिव हमारे पास टीबी होती है वो तकरीबन ऐसे समझो कि 80 to 85% वो पल्मोनरी होती है, लेकिन जो 15 to 20% है वो हमारे पास अदर देन लंग्स भी हो सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। जिसको क्या बोलेंगे, जो लंग्स के अलावा कहीं किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है कोई बैक्टीरिया, कौन से वाला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसको फिर बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो वो फिर उस फॉर्म में चला जाता है। लेकिन सारा सीन होता है यही है, ये ट्यूबरकल बनता है, फिर ट्यूबरकल फटता है और उसकी जगह बॉडी के जो इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है वो आ जाते हैं, तो हमारे एल्वोलाई कम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे सांस में मसला आना शुरू हो जाता है और बाकी जो सिम्टम्स है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम है वो इस तरीके से हमें इन्फेक्ट करता है, और जो हमारे बॉडी में काम होता है टीबी की वजह से वो तो इस तरीके से। अब काज क्या है, काज वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो टीबी के सिम्टम्स हैं, कुछ तो हमारे पास आम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, क्या मिसाल के तौर पर जैसे कि हमें होगा फीवर, क्या है, एक सिम्टम हमारे पास क्या है, फीवर है। लेकिन ये वाला फीवर जो है ये इंटरमिटेंट फीवर होता है। हर शाम को तकरीबन हल्का सा बुखार होना शुरू हो जाता है। कब से क्या होना शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, तो फीवर है, ठीक है। उसके बाद एक और सिम्टम है इसका, वेट लॉस, वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ये भी किसके सिम्टम है। उसके बाद अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमें ड्राई कफ, खुश्क खांसी जो है वो शुरू हो जाती है, और विथ स्पूटम, हमारे लंग्स से म्यूकस जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बलगम कहते हैं। तो उस तरह के हमारे पास खांसी भी होती है, कभी कभी खून की खांसी जो है वो भी शुरू हो जाती है, यो भी इसके हमारे पास सिम्टम में आ जाता है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एनोरेक्सिया एक टर्म है जो कि बुक में यूज हुई है। एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया हमारे पास एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अब ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि एनोरेक्सिया में जो है एक पेशेंट ये फील करता है कि अगर मैं ज्यादा खाना शुरू कर दूं तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो इस वजह से वो खाना ही छोड़ देता है, जो नॉर्मल लेवल का जो खाना होता है उसको भी वो छोड़ देता है, ऐसी डाइट पे चला जाता है। तो उसके खाने के छोड़ने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और उसको कई तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। तो हमारे पास टीबी का जो एक सिम्टम है वो हमारे पास एनोरेक्सिया भी है, कि एनोरेक्सिया भी इस केस में हो सकता है। उसके बाद एक और अगर सिम्टम की हम बात करें तो हमारे पास हल्का सा दर्द हो रहा होगा हमेशा, कहां पे, इन चेस्ट,
सीने में हमें हल्का सा दर्द हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लाजमी बात है, अगर हमारे लंग्स के अंदर ये ट्यूबरकल बना है, वो फट रहा है, तो यहाँ पे सारा जो सीन हो रहा है उसकी वजह से जो प्लूरा है, हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारे पास लंग्स पड़े हुए हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें जो है वो हमारे पास दर्द हो रहा होता है, सीने में हल्का हल्का सा दर्द जो है वो हो रहा होता है। उसके बाद स्पूटम भी बता दिया कि स्पूटम भी इसका हो सकता है, बलगम जैसे कहते हैं या खड़ास के बोलते हैं, या इसका फिल्म, जो फिल्म है हमारे पास एक और इसके लिए नाम यूज होता है फिल्म, तो वो भी इसको कहते हैं। तो वो इसकी निशानी है। उसके बाद फीवर है, वेट लॉस है, उसके बाद और ऐड करना चाहो तो डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन भी में भी बंदा चला जाता है, वीकनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है। उसके अलावा बाकी अगर लंग्स के अलावा कहीं और बीमारी है तो उसके हवाले से मुख्तलिफ हमारे पास जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स है जो कि टीबी में मशहूर है, और अगर कोई मिस कर दे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। सिम्टम्स मुश्किल काम नहीं होते याद रखना। तो इतने सारे सिम्टम्स जो हैं वो बहुत हैं। उसके बाद एक ये बात और याद आई कि जो लेटेंट और एक्टिव फेज है, इसमें अगर रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिस्क फैक्टर के, किन कामों की वजह से, किन वजूहात की वजह से टीबी का होना ज्यादा जो है वो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो एक उसमें काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, एक तो जो HIV अगर किसी को एड्स है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है। तो जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है तो उसको टीबी होने के भी चांसेस, मतलब जो बैक्टीरिया अगर एंटर हो जाए तो उसको फिर कॉप करने के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, तो वहां पर भी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पे टीबी फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज के तौर पर आ जाती है, जो कि हमने एड्स में पढ़ा था। तो वहां पे टीबी क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज के फॉर्म में आ सकती है। या फिर जो स्मोकिंग है, स्मोकर्स हैं, उनके भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके हवाले से टीबी के ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे पर रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। HIV के पेशेंट्स हो गए या फिर जो स्मोकिंग वाले हैं, उनके लिए ये रिस्क फैक्टर जो टीबी का होना वो ज्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गए हमारे पास सिम्टम्स। सिम्टम्स के बाद देखते हैं हम क्या रह जाता है पीछे। हमारे पास काज भी हो गया, व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद दो टॉपिक्स इसके हवाले से रहते हैं। एक हमारे पास डायग्नोसिस है। क्या है हमारे पास? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि हमने इस बीमारी को डिटेक्ट कैसे करना है या कैसे डिटेक्ट हो सकता है। तो टीबी को डिटेक्ट करने के लिए आमतौर पर क्या है, एक हमारे पास होता है चेस्ट एक्सरे, मतलब सीने का एक्सरे लिया जाता है, तो वहां पे हमारे पास ये जो ट्यूबरकल है वो एक गड़े की फॉर्म में नजर आ रहा होता है, तो उसी तरीके से भी कंफर्मेशन हो सकती है। या अगर किसी को लेटेंट फेज में टीबी है कि उसके सिम्टम शो ही नहीं हो रहे, तो उनका फिर देखने के लिए, या फिर जिनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है कि यार ये टीबी वाले पेशेंट के साथ ज्यादा रहे, तो इनको भी टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, हालांकि उनमें कोई सिम्टम शो ना हो, तो उनके लिए फिर टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं TST टेस्ट। ठीक है, TST बोलते हैं। तो या तो एक्सरे कर सकते हैं, इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये ज्यादातर, या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है। अब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्या है कि इसमें हमारे पास एक लिक्विड लिया जाता है ट्यूबरकुलिन, या इसको PPD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPD। तो PPD या फिर ट्यूबरकुलिन लिक्विड लिया जाता है और उसको इंजेक्शन के जरिए स्किन के अंदर, मतलब स्किन के बाहर नहीं, स्किन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद उसको देखा जाता है कि आया रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो लिक्विड जो है वो हमारे ब्लड के साथ या हमारे स्किन के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर रिएक्शन हो जाए तो इट्स मीन वो पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन ना हो तो इट्स मीन वो नेगेटिव है। हालांकि अगर उसको सिम्टम्स हो या ना हो, तो उस तरीके से हमारे पास जो टीबी है वो डायग्नोज हो सकती है। ज्यादातर चेस्ट एक्सरे या फिर जो TST टेस्ट है उसके जरिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर एक बार डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट टीबी की कैसी है, हालांकि इसने बहुत ज्यादा बंदे मारे हैं, लेकिन जब हमें ये पता चला, रॉबर्ट कोख ने ये बताया कि भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी को काज कर रहा होता है, तो उसके बाद आप देखो अगर बैक्टीरियल क्या है, इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज होते हैं? हमारे पास एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें। इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इतना पे पता होना चाहिए कि टीबी की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, लेकिन एक खास थेरेपी के जरिए, चाहे रेगुलरली हमने वो एंटीबायोटिक्स जो है वो पेशेंट्स को देनी होती है, एक खास थेरेपी के जरिए। उस थेरेपी को बोलते हैं डॉट
क्या बोलते हैं, डॉट, या एक और नाम है DOTS, डॉट्स। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अगर इसके हम पूरा देखें एक हवाले से सेम है कि हमारे पास डॉट होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। क्या है हमारे पास, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, या फिर डॉट्स इसका क्या होगा, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या डॉट्स, या फिर DOT डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में जो है फिजिशियन वो कई जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है वो प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन के साथ साथ उसको डेली जो है डेली रूटीन पे चेकअप उसका किया जाता है। अब वो चेकअप जो है वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, या जहां पर भी आपको फिजिशियन बुलाए वहां पे जा सकते हो, लेकिन डेली या एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार जो है आपका चेकअप जो है टीबी के मामले में वो रोज होता है कि आया ये जो मेडिसिन दी जा रही है वो मेडिसिन अपना इफेक्ट शो कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। और ये थेरेपी कोई हफ्ता 2 हफ्ते नहीं होती, आपको 9 मंथ्स रेगुलरली ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है ये यूज करनी होंगी। उसके बाद फिर पता चलता है कि टीबी इरेडिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह इसकी ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। या फिर ओल्ड मेथड्स भी है, जब बहुत ज्यादा हमारे पास क्रिटिकल केसेस हो तो बुलाए मेथड यूज होता है। बुलाए मतलब क्या है कि जहां पर बहुत ज्यादा हमारे पास ये बैक्टीरिया है या वो जगह खराब हुई है तो उसको सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है, खत्म किया जाता है। तो वो प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होता है। वैसे जो डॉट है जो 9 मंथ्स का हमारे पास रेगुलर कोर्स होता है मेडिसिन का, उनको कंप्लीट किया जाता है और इस तरीके से टीबी जो है वो इलाज हो जाता है। तो हमारे पास टीबी यही था ऑल अबाउट कि टीबी क्या चीज है। और एक और बात हिस्ट्री में, मतलब इवन अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो ये कोई आजकल की बीमारी नहीं है। इवन कोई 17,000 साल पुराने जो हमें फॉसिल्स वगैरह मिले या जो हमें ढांचे वगैरह मिले, उनसे भी ये बात प्रूव होती है कि उनको भी जो है ना वो टीबी उस वक्त भी ये जो बैक्टीरिया था ये प्रेजेंट था। तो इतने बरसों से ये जो चीज है, हजारों सालों से ये टीबी जो है हमारे पास चली आ रही है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की अगर बात करें, हम 1200-1300 में चले जाते हैं तो इवन लोग ये कहते थे कि जिस शख्स को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो एक वैम्पायर है, क्योंकि जब वो मरता है तो उसके बाद उसके आगे पीछे जो कोई लोग रहते थे या उसके साथ उठते बैठते थे, वो शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता उसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और उसकी जो लाइफ है, वो पिछले वाला बंदा जो मर चुका था वो उसकी लाइफ वो ड्रेन कर रहा है, तो एक वैम्पायर है। तो इस तरीके के कंसेप्ट जो है इस बीमारी को लेकर उठते रहे। ये तो बाद में हमें रॉबर्ट कॉक ने बताया, मतलब उससे पहले भी ये चीजें थी कि चलो ये कुछ तरह की डिसऑर्डर है जो कि कोई इन्फेक्शियस है, लेकिन हमें ये रॉबर्ट कॉक ने बताया था कि भाई ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से काज होती है और इस तरह का ये सारा सीन है। उसके बाद फिर उसके ट्रीटमेंट पे चलते गए और ये सारा सीन था। सो आज हमें पता चला कि टीबी क्या है, पल्मोनरी टीबी क्या है। अगर लंग्स में टीबी नहीं है, कहीं और है, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। काज इसका क्या है, हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में जाता कैसे है, हमारी बॉडी उसको कॉप कैसे करती है, उसके बाद सिम्टम्स क्या है टीबी के, फिर उसके डायग्नोस्टिक मेथड क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जो कि इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो होप्स हो कि आपको टीबी के बारे में काफ़ी सारी बातों का पता चल गया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।